नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। साथियों, आज की इस क्लास में हमारा मॉडल पेपर नंबर 19 होगा, जो कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज की इस क्लास में हम जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग तथा गणित के प्रश्नों का क्रमवार अध्ययन करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्यारे दोस्तों, यदि तक लाइक नहीं किया अभी तक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह के निरंतर मॉडल पेपर के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की प्यारी सी क्लास। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम हिंदी से शुरू कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी बताएंगे प्रश्न नंबर 1 जो है इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न में बोला गया है वह भला आदमी चला गया। पहला ही प्रश्न कहा गया है कि वह भला आदमी चला गया। वाक्य में विशेष्य क्या है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, विशेष्य जो होते हैं वो हमेशा क्या होती है? संज्ञा होती है। जब हम विशेष्य की बात करते हैं तो वो क्या होती है? संज्ञा होती है। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस प्रश्न को देखें तो इसमें संज्ञा क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर ये तो सर्वनाम है। अगर संज्ञा को देखें तो आदमी के बारे में चर्चा हो रही है। क्या है? आदमी एक प्रकार की संज्ञा है, तो यहाँ पर जो विशेष्य बनेगा वो बन जाएगा आदमी। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। जैसे हमने कहा राम राम बहुत सुंदर लड़का है। ठीक है, इस तरह से हमने कहा। एक प्रश्न बनाते हैं आपके सामने, राम बहुत सुंदर है, इस तरह से समझ लो। तो प्यारे दोस्तों गौर से समझो। सबसे पहले ये क्या है? ये है राम, यानी कि कर्ता, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार की संज्ञा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सुंदर की, तो सुंदर क्या है? इसकी विशेषता यानी विशेषण है। और विशेषण कैसा है? बहुत सुंदर है, अर्थात विशेषण क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि विशेष्य क्या है। तो जो विशेषण होता है वो विशेष्य की विशेषता बताता है। किसकी? विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर विशेष्य कौन है? राम है। तो वही तो पूछा है, विशेष्य क्या होगा? तो हमने कहा राम एक संज्ञा है। क्या है प्यारे दोस्तों? राम एक संज्ञा है। तो हम कह सकते हैं जो विशेष्य होते हैं वो मैक्सिमम आपको एग्जाम में या फिर सवाल में संज्ञा ही देखने को मिलेंगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो चलिए अब विशेषण से देखते हैं। तो विशेषण आपका विकल्प नंबर सी आदिम दे रखा है। आदिम का सब मतलब जो होता है वो कुछ इस प्रकार से है, प्राचीन काल में कुछ ऐसे लोग जो अपने रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, प्राचीन काल की कुछ ऐसी परंपराएं जो अपनी रीति रिवाजों से अभी तक चली आ रही हैं, उन्हें हम विशेषण के रूप में जानेंगे। और दोस्तों ये इसका जो होगा ये आपका आदिम हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया है किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं। तो किसी निश्चित, पहली बात तो बात समझना है, क्या बोला है? निश्चित। तो सर्वनाम है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि शब्द ही आपको पकड़ना है। उसमें शब्द लिखा है निश्चित व्यक्ति, अर्थात कोई व्यक्ति है वो निश्चित है, वस्तु है निश्चित है, घटना या कर्म है सब निश्चित होने चाहिए। तो ऐसे सर्वनाम आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम चर्चा सर्वनाम की कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखना है, सर्वनाम में बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। लेकिन यहाँ पर सर्वनाम की संख्या आपको कितनी मिलती है? केवल और केवल 11 मिलती है। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको एक अच्छे से ये बात याद रखनी है। आपसे एक अपना एक्स्ट्रा बना है और इसके अलावा जो सो कौन कोई यह वह, मैं, तू, वह नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वह किसी के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा यह वह, 2 बार आया है तो देखिए एक ये वह है, एक ये है। तो इस प्रकार से 11 सर्वनाम होंगे। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। सर्वनाम कितने प्रकार से होते हैं? 6 प्रकार से, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अच्छे से याद रखना है, एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे कहा गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है। हमें यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बताना है। तो विदुषी एक क्या है? स्त्रीलिंग है। इसका विदुषी का जो पुल्लिंग बनेगा वो क्या बनेगा?
तो याद रखेंगे विद्वान। ठीक है, अगर छात्रा की बात करें इसका पुल्लिंग बनेगा छात्र। अगर हम पड़ोसी की बात करें तो ये तो पुल्लिंग ही दे रखा है, इसका अगर स्त्रीलिंग बनाएं तो ये बन जाएगा पड़ोसिन। क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों? अगर हम पड़ोसी का स्त्रीलिंग बनाएं तो ये क्या बन जाएगा? ये पड़ोसिन बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगर शिष्या की बात करें तो ये स्त्रीलिंग दे रखी है, इसका पुल्लिंग बनेगा शिष्य। क्या पूछा था प्रश्न में? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग दे रखा है विकल्प नंबर सी में, विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है प्यारे दोस्तों ज्या। ज्या व्यंजन किस ध्वनियों के मेल से बनता है? तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसका उच्चारण सही से करना है। मैंने कहा ज्या, ज्या। अब आप बोलेंगे कि सर ये ज्ञा होता है। भाई बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसका सबसे पहले तो समझो ये एक संयुक्ताक्षर है, और संयुक्ताक्षर है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ज्या प्लस अया। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं ज्या। आपने सुना होगा बाबा रामदेव के बारे में, जब वो विज्ञान बोलते हैं तो विज्ञान नहीं, वो बोलते हैं विज्ञान। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और हम जब उनके वीडियो देखते थे, जब हम तैयारी करते थे, तो उस समय समझते थे कि ये बाबा पगला गया है, विज्ञान को विज्ञान बोल रहा है, लेकिन वास्तव में हम ही पागल थे, क्योंकि ज्ञा को जो हम इसे हम ज्ञा पढ़ते हैं, ये वास्तव में ज्ञा ना होकर के ज्या होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो उत्तर क्या बनेगा इसका? इसका उत्तर बनेगा विकल्प नंबर बी। इस बात को याद रखेंगे। आधा जा और यहाँ से मिलकर के जिया बनता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। आगे बोला है किस क्रम में सघोष, महाप्राण और काकल्य व्यंजन दिए गए हैं? तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो सघोष पूछा है। सघोष में कौन कौन आते हैं? 2, 3 और 4 आते हैं। कौन आते हैं? 2, 3, 4 आते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला होगा नहीं, दूसरा हो सकता है, और यहाँ पे ला हो सकता है, या हा भी हो सकता है और ला भी हो सकता है। अगर हम महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में ला तो आता नहीं है, इसके अलावा छा भी नहीं आता है। ठीक है, महाप्राण में क्या होता है? अल्प प्राण होते हैं 1, 3 और 5, और महाप्राण होते हैं 2 और 4। चा के बाद छा, हाँ ये आ जाएगा। लेकिन आगे बोला गया है काकल्य, तो काकल्य ये नहीं होता है, काकल्य में आता है हा। तो आप याद रखेंगे क्या क्या पूछा है? सघोष, महाप्राण और काकल्य। जब भी काकल्य के बारे में पूछेगा ऑप्शन नंबर सी बताना है, हा आता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया है, देखो यहाँ पर कुछ जानकारी है सघोष और महाप्राण से संबंधित, मैंने लिखित रूप में दे दी है। महाप्राण भी है, और सघोष की देखा जाए तो सघोष भी है, और काकल्य तो भैया है ही भैया। तो इस तरह से आपका ये सही उत्तर बन जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है किस क्रम में अढ़ा और अढ़ा के लिए सटीक बात कही गई है? तो अढ़ा और अढ़ा प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है, ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। क्या है? बहुत अच्छे से याद रखना है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, याद रखेंगे। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में एक आपको लोकोक्ति दी गई है। लोकोक्ति में कहा गया है जिसका काम उसी को साजे। क्या बोला है? जिसका काम उसी को साजे। लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है? यानी कि जिसका काम उसी को साजे, तो जिसका जो काम है वह उसे अच्छी तरह से कर सकता है। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन दे रखा है तो आगे बगना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को ही हम सही उत्तर लगा देंगे। ठीक है, जिसका काम उसी को साजे, जो जिसका काम है वो उसी अच्छे तरीके से कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया है खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो प्यारे दोस्तों खुशियाँ मनाना यहाँ पर याद रखेंगे घी के दीपक जलाना। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। देखो घूरे के दिन फिरना नहीं बनेगा, घर में गंगा बहना नहीं बनेगा। ऑप्शन अगर सटीक की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि घी के दीपक जलाना आपने देखा होगा जब भगवान राम वनवास से आए थे, या फिर पढ़ा होगा उसके बारे में। तो जब भगवान राम वनवास से आए थे उस समय अयोध्या वासियों ने क्या किया था? घी के दीपक जलाए थे, तो खुशियाँ मनाई थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो प्यारे दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए हिंदी वर्णमाला में व्यंजन, तो व्यंजन तो 41 होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछने का मतलब उसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से है हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने हैं, उसे ये पूछना है। तो प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजन होते हैं वो आपके कितने हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? 33 हो जाएंगे। इस बात को याद रखना है। देखिए व्यंजन और स्वर के संदर्भ में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको याद रखना है यहाँ पर अंग और आह के बारे में। ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये आपके अयोग वाह में आते हैं। ये अंग और आह जो आपको दे रखे हैं ये अयोग वाह में आते हैं, जबकि ये यहाँ पर आ से लेकर आओ तक ये क्या है? ये 11 स्वर हैं। इस बात को याद रखना है। कौन कौन से? डबल आ, डबल ई, डबल ऊ, ऋषि, डबल ए और डबल ओ।
ठीक है, इस बात को याद रखना। ये सारे के सारे क्या हैं, ये स्वर हैं। जबकि हम मूल व्यंजन की चर्चा करते हैं तो मूल व्यंजन में आपको उत्क्षिप्त छोड़ देना है। उत्क्षिप्त मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, अभी बताया था। अढ़ा, अढ़ा के साथ साथ में अढ़ा, ठीक है, अढ़ा और अढ़ा, ये प्यारे दोस्तों याद रखना है, उत्क्षिप्त होते हैं। जबकि संयुक्त व्यंजन की बात करें तो प्यारे दोस्तों छत्रक, ज्ञा, और इसके अलावा एक और आता है इसमें स्रा, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्यारे दोस्तों याद रखना है, ये आपका संयुक्त व्यंजन भी अलग हो जाते हैं, ये मूल व्यंजन में नहीं आते हैं। तो अब बचे शेष व्यंजन, और ये जो शेष व्यंजन आपको दिए गए हैं ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मूल व्यंजन हैं। इस बात को याद रखना है, इनकी संख्या 33 है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो अभी प्यारे दोस्तों हमने देखा स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है, 11 है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर अंग और आह कभी नहीं जोड़ना है भैया। अंग और आह ये किशोरी दास वाजपेयी जी के द्वारा बताया गया है कि ये क्या हैं, ये प्यारे दोस्तों अयोगवाह हैं। क्या हैं, अयोगवाह। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है रेखांकित का कारक बताइए, यानी रेखांकित कहाँ पर है, इतना सा, यानी पत्थर से। तो कह रहा है मेढक को पत्थर से मत मारो, पत्थर से, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, से आया है तो कर्ण कारक आ जाएगा। क्या आएगा भैया, याद रखेंगे, कर्ण कारक आएगा। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए हम विभक्तियाँ और कारक देख लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या फिर द्वारा, तो यही तो अभी हमने देखा है, मेढक को पत्थर से मत मारो, ठीक है, याद रखना है। संप्रदान को के लिए हेतु अपादान से अलग होने का अर्थ आता है। संबंध में काकी की, नानी रे, रारी रे। आगे अधिकरण में आता है मैं पर, संबोधन में हे, हरे, हाय, हो, हाय, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो पहला ही ऑप्शन आपको दिया है प्यारे दोस्तों पीड़ा। पीड़ा की अगर हम तत्सम की बात करते हैं, किसकी, पीड़ा के अगर हम तत्सम की बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है इसका होता है दुख। क्या होता है, पीड़ा का तत्सम दुख होता है, जबकि इसका तद्भव पीड़ा हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। बाद बाकी आपको तत्सम दे रखे हैं। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से शुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहाँ पर कौन सा वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है, तो उसके सिर के बाल सफ़ेद और चमकीले थे सन की तरह। तो भैया यहाँ पर आपका वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है, क्योंकि सन की तरह तो बीच में आना चाहिए, अंत में आपके यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये गलत था, तो हमेशा थाती थे, हाँ ये इस प्रकार से हमेशा अंत में आते हैं, तो ये बीच में कैसे है, तो गलत हो गया। उसी प्रकार से दूसरे नंबर पर भी बीच में है, तो यहाँ भी कह सकते हैं कि गलत है। अब तीसरे, उसके सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे, तो ये बन सकता है। आगे बोला है सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे उसके सिर के बाल, तो हमने कहा था, फिर से बीच में आ गया, इस तरह से ये भी गलत है। तो आपको केवल ये बताना है कि जो ऑप्शन नंबर सी है प्यारे दोस्तों, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर प्रश्न का ऐसा आता है एग्ज़ाम में तो आपको लगा के आना है इसी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर है। आगे चलते हैं। आगे बोला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्यारे दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, उद्धत, उद्धत, उद्धृत और उद्धत। तो इसमें क्या सही लिखा है, तो भैया मुझे तो लगता है एक भी सही नहीं, क्योंकि उद्धृत ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उद्धृत, उद्धृत कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एक ये जो रा आया रहा है, ये बिल्कुल गड़बड़ कर रहा है, ये जो एक्स्ट्रा रा है नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत है। तो आप कहोगे कि जो सर आपने लिखा है यही एकदम सही है, बाद बाकी सारे गलत हैं। बेसिकली अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएँ तो हम लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को, लेकिन भैया जब ये सही लिखा है तो सी को काहे लगाएंगे, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे बोला गया है दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द को चुनिए। तो प्यारे दोस्तों नग, नग की बात करते हैं तो पर्वत, गिरिराज, हिमालय, ठीक है, याद रखेंगे। ये पर्वत के क्या होते हैं, आपके पर्यायवाची होते हैं, इस बात को याद रखना है। तरी की बात करें तो ये सौंदर्य का है, किसका है, जो तरी है ये सौंदर्य का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। किंकर की बात करें तो किंकर का मतलब दास होता है, दास का मतलब नौकर होता है, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों स्तर का देखें, स्तर का मतलब समतल होता है, क्या होता है, समतल होता है। इसके अलावा एक जैसा होता है, क्या है, स्तर का मतलब एक जैसा, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे शब्द एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। आगे बोला गया है ध्वंस शब्द का विलोम क्या होगा। ध्वंस, ध्वंस मतलब मिटा देना, तो प्राकृतिक, प्राकृतिक तो बनेगा नहीं। विध्वंस, विध्वंस भी मिटाना होता है। स्तुत्य, स्तुत्य मतलब स्मरण होता है,
तो भैया विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी कह रहा है कि अगर ध्वंस करना है तो विलोम के रूप में आपको निर्माण जरूर करना पड़ेगा। अगर आप किसी का निर्माण कर रहे हैं तो ध्वंस करें तो विलोम बन जाएगा, और अगर आप ध्वंस कर रहे हैं तो निर्माण करें, ये विलोम आपस में होते हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में कहा गया है दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी क्या होगा। भैया ऊर्जा की बात कर रहा है, ऊर्जा का समानार्थी ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है शक्ति। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, ऊर्जा शक्ति। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, आगे कहा गया है अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, अनुष्ठान एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और व्यंजन संधि का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या है? जो व्यंजन संधि है, ओहो क्या है, जो प्यारे दोस्तों हमारी व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अनुष्ठान में बनेगा अनुधन स्थान। ठीक है, यहाँ पे कुछ अपवाद मिलते हैं, कई किताबें अलग लिखती हैं, कोई अनुधन ठान लिखता है, बिल्कुल नहीं बनेगा भैया, गलत है। अनुष्ठान का अनुधन स्थान बनेगा, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में देखो, यहाँ पे हम आपको अनुष्ठान का सॉल्यूशन भी लेकर के आए हैं। अगर आप विकल्प नंबर 4 को देखें, यहाँ पर देखिए हमने विकल्प नंबर 4 में आपको बताया था, यह है 4 नंबर का विकल्प अनुधन स्थान। देखो क्या लिखा है, इसका उचित उत्तर विकल्प नंबर 4 अनुधन स्थान है, अन्य विकल्प गलत हैं। स्पष्टीकरण, अनुष्ठान व्यंजन संधि अनुधन स्थान, इसमें आ ई उ स्वरांत आगे लिखा है का योग स्था का अष्ठा हो जाता है, यानी कि जो स्थ है स्थ, इसका क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों, जब इसमें या ई उ और ए मिलते हैं तो इसमें क्या बन जाता है, ये प्यारे दोस्तों इष्ट बन जाता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्यंजन संधि की हमने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर आप देख लेंगे कुछ और उदाहरण लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में कहा गया है छंद की रचना किसके द्वारा की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, छंद की जो रचना है वो गणों के द्वारा की जाती है। गण कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने बताया, आपको ट्रिक याद रखना है, या माता राज भान सलगा, क्या याद रखना है, या माता राज भान सलगा। ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये आपके गण हैं, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आपके गण कौन कौन से हैं, या माता राज भान सलगा। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, ये आपके गण हैं, 8 प्रकार के होते हैं। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ और भगड़ और आगे नगड़ और सगड़ और लगड़ और गगड़। ठीक है, सगड़ और लगड़। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में कहा गया है मन रे तन का कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला लागे बूंद बिनस जिए, कह रहा है कि मन रे तन कागद का पुतला लागे बूंद बनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। अर्थात जो कवि है वो अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि ए मन, तू इतना विचलित क्यों होता है, क्योंकि तेरा जो तन है, यहाँ पे जो लिखा है तन कागद का पुतला है, तेरा जो तन है वो कागज का पुतला है। लागे बूंद, अगर बारिश की एक बूंद भी आपके शरीर पर गिर जाएगी, ठीक है, बनस जाए छिन, यानी कि बारिश की बूंद में तेरे छिनने का डर है, गर्व करे क्या इतना गर्व क्यों करता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो रस है वो शांत रस का उदाहरण है। किसका है प्यारे दोस्तों, शांत रस का उदाहरण है, और इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। इस बात को आपको याद रखना है। करुण का क्या होता है प्यारे दोस्तों, शोक होता है। श्रृंगार का क्या होता है, श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। भक्ति का क्या होता है, भक्ति का क्या होता है, तो अभी आगे ऊपर देख लेते हैं। हम सारी की सारी जानकारी लेकर के आए हैं, चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखो, श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, अद्भुत का आश्चर्य, विस्मय, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, बीभत्स का जुगुप्सा, और प्यारे दोस्तों यहाँ पर शांत का निर्वेद या निर्वृत्ति। अभी शांत रस के उदाहरण देखा था, वात्सल्य का रसी, और भक्ति का अनुराग होता है, याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारी के सारी। आगे कहा गया है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। प्यारे दोस्तों, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो प्यारे दोस्तों, याद रखना है, यहाँ पर विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको रट लेना है। क्या करना है, इसको रट लेना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा क्रम है जहाँ पर इसमें समास का सही विग्रह नहीं हो रहा है, वो आपको बताना है। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण, बिल्कुल सही लिखा है। दोपहर, दो पैरों का समाहार, बिल्कुल सही लिखा है। पतिव्रता, पति का व्रत लेने वाली, ये गलत लिखा है। कनकलता, कनक के समान लता, ये भी सही लिखा है। देखो, पतिव्रता का बनेगा पति के लिए व्रत लेने वाली, पति का व्रत नहीं, पति के लिए व्रत लेने वाली, ये होता है पतिव्रता। तो का नहीं आना चाहिए था,
पति के लिए व्रत लेने वाली स्त्री पतिव्रता होती है, आपको याद रखना है। तो विकल्प नंबर सी क्या है, विग्रह, इसका गलत है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। उपसर्ग का मतलब क्या है, आगे जुड़ा हो। जो शब्द में आगे जुड़ा हो तो अधिधनमानता, तो अधि इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। बोला गया है कौरवी किस बोली को कहते हैं। प्यारे दोस्तों, कौरवी खड़ी बोली का ही एक रूप है, इस बात को आपको याद रखना है। क्या है दोस्तों, जो कौरवी है वो आपकी खड़ी बोली का ही रूप है। और कौरवी का नामकरण किसने किया है प्यारे दोस्तों, याद रखना है, राहुल सांकृत्यायन जी ने। किसने, जो राहुल सांकृत्यायन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, यहाँ पे आप इनको सही से लिख लेंगे। राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या किया है, कौरवी बोली का नाम दिया है। खड़ी बोली का ही एक उदाहरण है जो कुरुक्षेत्र में बोली जाती थी। अगर हम मारवाड़ी की बात करें तो ये भी खड़ी बोली में आती है, पश्चिमी हिंदी में। अवधी और छत्तीसगढ़ी की बात करें तो ये किसका उदाहरण है, ये प्यारे दोस्तों पूर्वी हिंदी का उदाहरण है। मैं आपके लिए इसके बारे में और डिटेल लेकर के आया हूँ। आगे देखिए, हिंदी भाषा की उपबोलियाँ। तो पहले तो आपको याद रखना है पश्चिमी खंड की हिंदी बोलियाँ, जिसमें कौरवी या खड़ी बोली मैंने अभी बताया आपको। ब्रजभाषा मारवाड़ी भी बताई है, कुमाऊनी, हरियाणवी, बुंदेलर, ढूंढली, गढ़वाली, दक्कनी, कनौजी और मेवाती तथा मालवी। ये तो पश्चिमी हिंदी। जबकि पूर्वी हिंदी में अभी हमने देखा अवधी, भोजपुरी, बघेली, मगही, छत्तीसगढ़ी और मैथिली, ये पूर्वी खंड की हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है, पूर्वी और पश्चिमी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं। बोला है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो भाई बांगरू तो हम ये इसको भी किस में रखते हैं, इसको भी प्यारे दोस्तों पश्चिमी हिंदी में रखते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बांगरू के बारे में। आगे बोलते हैं। आगे बोला है विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। विनय पत्रिका बताना है, तुलसीदास जी की रचना है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे आप बोलेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है सर, वो इसका एकदम सही उत्तर है। विनय पत्रिका की बात करते हैं या फिर हम रामचरितमानस की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी किसकी हैं, तुलसीदास की। सूरसागर की बात करें, सूरसारावली, ठीक है, दोहा, यहाँ पर सूरसारावली, ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी बात करें तो इनकी बीजक है। क्या है, बीजक है। बीजक में क्या आता है, साखी, शबद और रामायणी। साखी, शबद, रामायणी आपकी किसकी है, कबीर दास की हैं। और सूरदास की सूरसारावली, कवितावली, दोहावली, ये सूरदास जी की हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है 28 नंबर क्वेश्चन में, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। दिए गए विकल्पों में से सही चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ताजमहल चित्रकला का अद्भुत, नहीं, चित्रकला नहीं है। शिल्पकला नहीं भैया, स्थापत्य कला का एक क्या है, अद्भुत नमूना है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। तो रिक्त स्थान पर क्या भरना है, ऑप्शन नंबर सी भर देना है, उत्तर एकदम सही हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बोला है संघ की भाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 कहता है कि जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी तथा इसकी लिपि देवनागरी होगी। इस बात को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है बिखरे मोती डैश का पहला कहानी संग्रह है। तो बिखरे मोती प्यारे दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी का पहला कहानी संग्रह है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बोला गया है माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। माटी की मूर्तियाँ की बात करते हैं तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की हैं। किसकी है, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगर राकेश शर्मा की बात करते हैं, राकेश वर्मा, ठीक है, राकेश शर्मा देख रहे थे यहाँ पर, तो यार राकेश वर्मा है, तो ठीक है, इनको छोड़ देते हैं। अभी इनके बारे में देखो आप, मोहन राकेश की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है मोहन राकेश, ठीक है, याद रखेंगे। मोहन राकेश की पूछी जाती है, हमने राकेश शर्मा देख लिया, तो मोहन राकेश के बारे में याद रखना है। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है आधे अधूरे। क्या है प्यारे दोस्तों, आधे अधूरे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, और आपके पेपर में जो हो सकता है ये पूछ ली भी जाए, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की कई कृतियां हैं, आप एक दो कृतियों आप अपने मन से भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है। तो भैया रेशमी टाई के लिए कौन जाने जाते हैं, एकांकी की पहली बात तो आई है, और एकांकी के जनक कहे जाते हैं राम कुमार वर्मा। तो याद रखेंगे रेशमी टाई किसकी है, राम कुमार वर्मा जी की है। इस बात को आपको याद रखना है। देखो अब आ गया है निर्देश, और निर्देश में बोला गया है, क्या बोला है प्यारे दोस्तों की दिए गए प्रश्न में, निर्देश प्रश्न संख्या 33 से 37 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंध विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें और उसे चिन्हित कीजिए। यानी कि एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। तो गद्यांश में क्या है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले दिया है शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। कह रहा है कि शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर जहां हमने भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य कला, क्या बोला है प्यारे दोस्तों,
वहाँ पर साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। क्या बोला है? मानव विकास को एकांगी क्यों बना दिया? जहाँ पर हमने साहित्य, कला, धर्म और दर्शन की चेतना का बहिष्कृत किया है। तो मानव विकास कैसा है? एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी के विकास में सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं। तो पिछली शताब्दी के विकास के जो सूत्र थे वो कहाँ से? प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में। क्या बोला है प्यारे दोस्तों? विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, यानी मानव के हाथ में, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं। इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ है मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है। और कह रहा है जिसने हमारे विज्ञान के लिए भस्मासुर हाथ न बन जाए। कह रहा है जिससे हमारे विज्ञान के लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। कहने का मतलब है जो नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ हमें विकसित करने की आवश्यकता है। किसकी? जो प्यारे दोस्तों हमारा मानव जाति का नाश करने के लिए जो पिछली शताब्दी के विकास के सूत्र हैं वो प्रकृति के हाथ से कहाँ पर पहुँच गए हैं? मानव हाथ में, और उसके बाद विज्ञान के हाथ में पहुँचे हैं, और बंद गली में पहुँचने का अर्थ है मानव जाति का नाश हो सकता है। इसीलिए याद रखना है कि नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकास करने की आवश्यकता है। यानी कि हमें नैतिक और आत्मिक मूल्यों का विकास करने की आवश्यकता है। विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है, कह रहा है कि व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य का प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित में मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्ति के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। यानी मानव अपने जो अस्तित्व है उसके लिए क्या है? शंकावान है, क्योंकि उसने इस तरह के इन्वेंट किए हैं कि वो अपने अस्तित्व को लेकर शंका में है। चलिए अब इसको पढ़ करके हम यहाँ पर उत्तर देते हैं। तो कह रहा है कि पहला ही क्वेश्चन है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि प्यारे दोस्तों वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अभी हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो देखो यहाँ पर यहीं पे लिखा है कि प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। क्यों शंकालु है प्यारे दोस्तों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो अपने परिवेश को पूर्णतया शैक्षिक और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के मूलाधिकार देकर अपने परिवेश में पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है। यानी कि प्यारे दोस्तों जो विज्ञान है, जो कुल मिलाकर के विज्ञान है, उसकी विध्वंसक जो शक्तियां हैं उससे भयभीत है, शंकाग्रस्त है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं। आगे बोला है हमारी विज्ञान धृत शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देने हैं। कह रहा है कि हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देने हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? तो याद रखेंगे आप लोग, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जो जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास है ये हमारे विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। आगे बोला है मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों याद रखना है, मानव जीवन को आपके भस्मासुर बनाने से नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकास करके रोका जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। आगे बोला है आधुनिक मानव विकास, कह रहा है कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्यारे दोस्तों साहित्य, धर्म, कला आदि में मानव चेतना निर्वासित हो चुकी है। कहने का मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ये इसका सर्वांगीण विकास नहीं है मानव का, ये कैसा एकांगी विकास है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक लाइन दिखाता हूँ, वो इससे ही संबंधित थी। वो कह रही थी कि प्यारे दोस्तों वहाँ पर साहित्य, कला, धर्म और दर्शन ने अपनी चेतना से बहिष्कृत मानव के विकास को एकांगी बना दिया है। तो यहाँ पर क्या है, वही तो बात कर रहा है कि यहाँ पर कैसा नहीं है, ये प्यारे दोस्तों एकांगी बना दिया है। इसका मतलब क्या है, मानव का सर्वांगीण विकास नहीं कहा जा सकता है ये। ठीक है, तो इस कारण से हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या है, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, गलत हो जाएगा। उदात्त भावनाओं का विकास किया जाए, गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, ये एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगर क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो उस समय क्या हो जाता है, अणु विस्फोटक मानवतावाद मर्यादा को देन सभी संभव नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर मैथ को शुरू करने वाले हैं और मैथ में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कुछ प्रश्नों को देखेंगे। लगभग 5 से 6 प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पहले ही प्रश्न का आप सभी उत्तर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा।
चलिए देखिए साथियों, इस प्रश्न में कहा गया है कि ए, बी और सी एक साथ मिलकर के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यानी कि प्यारे दोस्तों 3 साथी हैं। कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। अगर ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद बोला है कि यदि बी और सी अलग अलग उस काम को क्रमशः 40 और 50 दिन में पूरा कर सकते हों। यानी कि बी नंबर का बंदा आता है तो वो अकेले उस काम को पूरा 40 दिन में कर पाता है, जबकि सी नंबर का बंदा आता है तो उसी काम को वह 50 दिन में अकेले पूरा कर लेता है। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल काम कितना है। तो सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम पढ़ा पड़ेंगे। 50 दूनी 100, 40 से नहीं कटेगा तो 50 चौके 200, यानी कि 200 इसका आ जाएगा टोटल वर्क। और ये 200 एक ऐसी संख्या है जो 20 से भी कटेगी, 40 से और 50 से भी कटेगी। तो आप कहोगे अगर तीनों की एक साथ क्षमता निकाली जाए तो प्यारे दोस्तों तीनों की एक साथ जो क्षमता है वो कितनी है? 20 दम का 200, यानी कि 10 बार में कटेगा। 40 से देखेंगे तो 40 पंचे 200, बी की क्षमता 5 आ जाएगी। उसी प्रकार अगर सी की क्षमता देखें तो 50 चौके यहाँ पे हो जाएगा 200। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब कहा गया है कि प्यारे दोस्तों ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो गौर से समझिए। सबसे पहले तो ये देखो कि टोटल काम कितना है? 200। अगर हम तीनों को एक साथ करवाते हैं तो उनकी 10 क्षमता आती है, लेकिन हमने जब बी को अलग करवाया, सी को अलग करवाया, तो इन दोनों की जो अलग अलग क्षमता आई है इसको जोड़ा जाए तो 9 है। लेकिन प्यारे दोस्तों हमने कहा जब तीनों को जोड़ देते हैं तो क्षमता 10 होती है, और बी और सी की अलग अलग क्षमता 9 है, तो ए की क्षमता कितनी रही होगी? आप कहोगे सर एक क्षमता रही होगी ए की। ए की क्षमता कितनी है? 1, क्योंकि तीनों की 10 है, बी सी की 9 है, तो ए की क्षमता 1 रहेगी। ए को टोटल काम करना है 200, एक की क्षमता से करेगा, कितने दिनों में कर पाएगा? तो आप कहोगे प्यारे साथियों 200 दिन में। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा 200। विकल्प नंबर सी में दिया है, विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो मैं इसका आपको एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? पहले तो आप तीनों के तीनों टाइम लिखो। 20 से करेगा, 20 से करेगा, उसके बाद एक बंदा 40 से करेगा, एक के बाद में 50 से करेगा। उसके बाद में क्या कर दो आप लोग? कर दो 40-50 का। ठीक है, क्या कर दोगे आप लोग? 40-50 का कर दोगे। माइनस में क्या कर देना है? 40-20 का कर देना है। ठीक है, क्या करना है? 40-20 का गुणा कर देना है। उसके बाद में माइनस में क्या कर देना है? 50-20 का गुणा कर देना है। अब जब आप इसको काट के आओगे, जब आप लोग इसको काट के आओगे तो आपका उत्तर वही आएगा 200 दिन। लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी शॉर्टकट के स्थान पर हमारा बेसिक ही काम कर जाता है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। हम उसी बेसिक से करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 200। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा गया है एक आदमी ए से बी तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, यानी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों? 2 स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटे में स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2, यही तो होता है। तो आप कहोगे हाँ सर। तो दोस्तों आप क्या करोगे? 2, पहली स्पीड कितनी थी? 20 थी। ठीक है, याद रखेंगे पहली स्पीड 20 थी, दूसरी स्पीड 5 थी। पहली स्पीड 20 थी, दूसरी स्पीड 5 थी। अब बस करना क्या है? काटा पीटी। और काटा पीटी करने के लिए आपको क्या करना है? नीचे जोड़ देना है। ऊपर हो जाएगा 2, 20 दूनी 40 और गुणा में यहाँ पे हो जाएगा कितना? 5। ठीक है, 1 मिनट, इसको यहाँ पे अलग से लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुणा में हो जाएगा 20, गुणा में हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 25। तो काटिए, काटेंगे तो 5 से कटेगा 5 चम 25, 5 से काटोगे यहाँ पे 5 चौके 20, यानी कि जो एवरेज स्पीड आएगी 4 दूनी 8। ठीक है, कितनी आएगी? 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आएगी। इस बात को याद रखना है। तो एवरेज स्पीड ऑप्शन नंबर हमें कहाँ पर दी गई है? सी में दी गई है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और यूपी पुलिस के लिए एक बेहतरीन सवाल बन सकता है प्यारे दोस्तों ये। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए बेहतरीन सवाल बन सकता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया है यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या बोला है कि 18 वस्तुओं का सीपी, 18 का जो सीपी है वो 16 के एसपी के बराबर है। किसके? 16 के एसपी यानी क्रय मूल्य के बराबर है। तो गौर से समझो, 18 का सीपी, 18 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 के एसपी के बराबर है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस और हम सेलिंग प्राइस का क्या निकाल लेते हैं? रेशियो निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो करना क्या है? सेलिंग प्राइस के साथ में 16 है तो इसको कॉस्ट प्राइस में रख दो। ठीक है, और जो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के साथ में 18 है उसको हम सेलिंग प्राइस में रख देते हैं। ये ऐसे बराबर में जब भी निकालना होता है दो संख्याओं के बीच में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कुछ भी हो, ए बी हो, बी सी हो, ऐसे कोई भी हो, तो इसमें आपको इसी प्रकार से करना होता है। तो आप कहोगे प्यारे दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना अब आया? हमारा 16 आया। और प्यारे दोस्तों क्या बोला है? बेचा हमने 18 में, यानी कि 2 का फ़ायदा।
क्या बोला है, 2 का फायदा प्यारे दोस्तों कितने पर, 16 पर। कितना परसेंट, बस यही बताना है। काट दीजिए, 2 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 8 में कटेगा, 100/8 होता है 12.5%। कहाँ गया 100/8, 1 मिनट देखो 100/8 इसको काटते हैं, यहाँ से काट लो 4 बार में, ठीक है। यहाँ पे काट लो 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25 बार में, ठीक है। तो 12.5 कहाँ पर दिया है, 12.5 दिया है विकल्प नंबर ए में। विकल्प नंबर ए आपको एकदम सही तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कह रहा है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 18 का सीपी क्या था, 16 के एसपी के बराबर था। तो हमने 18 का सीपी 16 के एसपी के बराबर रख दिया, उसके बाद इसका सॉल्यूशन कर लिया। बस चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न में बोला है एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है प्यारे दोस्तों, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, कह रहा है, और 12.5% का लाभ भी प्राप्त किया गया, तदनुसार उस वस्तु का निर्धारित मूल्य क्या होगा। तो गौर से समझिए। सबसे पहले तो आपको समझना है कि उसका लागत मूल्य कितना है, 800 रुपये है। तो कह रहा है कि 10% की छूट दी गई, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, याद रखना है। 10% की छूट दी गई तो वस्तु 90 में बेची गई होगी। बोलो भैया, आपको वस्तु कितने में बेची गई होगी 90 में। लेकिन प्यारे दोस्तों उसने कहा है कि आपको 12.5% यानी 112.5 का फ़ायदा भी हुआ है, और हमें पता चला है वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 10% की छूट दी गई। ये तो सीपी नहीं है, ये तो यार एसपी होगा ना। ये कितना होगा, ये तो एसपी होगा बाबा, ये एसपी होगा, क्योंकि 10% की छूट के बाद बेचा गया है, उसे निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी गई। जो भी अंकित मूल्य था उस पर 10% की छूट दी गई, फिर भी उसने लाभ कमाया, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए इसको दूसरे तरीके से करते हैं। देखो 12.5% का मान होता है 1/8। कह रहा है अगर उसने, और यहाँ पर भी देख लो ये है आपका 12.5%, 12 से 1/2%, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10%। इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ये हो जाएगा 1/10। तो देखो पहली बार तो गौर से समझो, पहले उसने कहा 10% की छूट दी गई, यानी कि वस्तु को 10 के स्थान पर कितने में बेचा गया, 9 में बेचा गया। और अगली बार में प्यारे दोस्तों वो कह रहा है कि 10%, 12.5% का उसने लाभ कमाया। मतलब वस्तु अगर उसकी 8 में आई थी तो उसने एक ज़्यादा 9 में बेची। बोलो भाई, आप कहोगे हाँ सर। लेकिन प्यारे दोस्तों आपका ये होता है कॉस्ट प्राइस और ये होता है सेलिंग प्राइस, इस बात को याद रखना है। तो आपका यहाँ पे आएगा 80, ठीक है। और आगे बोला गया है प्यारे दोस्तों 9×9=81, ये क्या हो जाएगा, 9×9=81 हो जाएगा। तो आपसे कहा गया है, क्या बोला गया है भैया, कुछ तो गड़बड़ है यार दया, कुछ तो मैंने गड़बड़ की है कहीं ना कहीं। 12.5% 1/8 होता है 25/2। 1 मिनट देखते हैं, 25/2 इधर हो जाएगा 100। हाँ तो 1/8 आएगा यार, 12.5% 1/8 आएगा। अगर हम देखते हैं पहली बार में 8 की वस्तु को एक फ़ायदा किया, 9 में बेचा। उसी प्रकार इससे यहाँ पे एक 10 की वस्तु 9 में बेचा तो एक घाटा किया, तो 9×81 8×10=80। लेकिन उसने कहा कॉस्ट प्राइस 800 रुपये है, 80 का मान 800 है, तो मतलब क्या है, 80 का मान क्या है 800 है। इसका मतलब क्या है, ये एक कितना गुना है, आप कहोगे प्यारे दोस्तों 10 गुना है। तो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है 100% का। 100% निर्धारित मूल्य तदनुसार उस वस्तु का 100%, 10 × 10 1000 आ जाएगा। चलिए देखो मैं आपको एक दूसरे प्रकार से समझाता हूँ, इसको एक दूसरे प्रकार से समझाता हूँ, बस जस्ट 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए प्यारे दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ, अब समझिए। मैंने मान लिया कि क्या पूछा है आपसे, निर्धारित मूल्य। हमने कहा निर्धारित मूल्य कितना है, x है, गौर से समझना है। अब दोस्तों उसने कहा था कि वस्तु को 10% छूट दी गई, यानी कि वस्तु 90 में बेची गई। बोलो भैया, यहाँ पर गौर से समझ लो कि 10% की छूट दी गई, वस्तु 90 में बेची गई आउट ऑफ 100, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद उसने कहा है, क्या बोला है कि 800 रुपये उसकी लागत थी। 800 रुपये की लागत पर उसने 112.5 का लाभ कमाया। क्या कमाया, 112.5 का लाभ कमाया, ठीक है, याद रखेंगे। परसेंटेज हटे तो 900 हटे, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि उसका जो लागत निर्धारित मूल्य था वो x था, ठीक है। अब गौर से समझो, अब आपको इसमें काटा पीटी करनी है, केवल कटिंग करनी है। काटा पीटी करोगे तो देखो 2 0 से 2 0 ये सीधे कट जाएंगे, उसके बाद 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 9/10। क्या आएगा वस्तु, क्या आएगा प्यारे दोस्तों, सॉरी ये तो आपका सीधा 9/10 आ जाएगा, कट जाएगा। और इधर देखोगे जब 112.5 का आप गुणा करोगे 8 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 900। क्या आ जाएगा 900। तो इसको हम यहाँ से सीधा काट देंगे, इसको काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 9 से 9 एकम 9 00 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 10 का गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1000 हो जाएगा। और ये जो 1000 आएगा ये आपका निर्धारित मूल्य आएगा, इस बात को आपको याद रखना है। क्या आएगा प्यारे दोस्तों, ये आपका निर्धारित मूल्य आएगा, इस बात को याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझिए आप, जल्दी से बताओ। देखो मैंने कहा वस्तु को 10% की छूट पे बेचा गया, 10% की छूट पे बेचा आउट ऑफ 100,
तो 90 की बेची 100 में, 100 की वस्तु 90 में बेची। उसी प्रकार से उसने कहा 800 की वस्तु थी, 12.5% का उसने लाभ कमाया। और दोस्तों तो परसेंटेज यहाँ पे था तो हमने कहा 12.5%, इसको परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा दिया। उसके बाद काटा तो 2 जीरो इस तरफ कटे, बोलो 2 जीरो से 2 जीरो इस तरफ कटे, 8 का गुणा 112 में हुआ तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों 900 आया। और 9/10 ऑलरेडी था तो हम यहाँ पे x ऐसे मान लेते हैं निर्धारित मूल्य को, तो जब काटोगे तब भी ऐसा ही आएगा। तो 1000 इसका सही उत्तर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए में है प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है किसी कमरे के फर्श की माप 4 मीटर गुणा 3 मीटर है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की दीवार तथा छत पर रोगन करना है। रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी कमरे की दीवारों, कमरे की 4 दीवारें तथा रोगन किए जाने वाली छत, ठीक है, इसका भी करना है। तो दोस्तों इसका उत्तर बताना है, तो गौर से समझो प्यारे दोस्तों। पहले तो सबसे पहले कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, कमरे की जो चारों दीवारें होती हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला था 2h, यानी हाइट, और इसमें क्या हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, याद रखेंगे। 2 यहाँ पे हो जाएगा हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी लेंथ प्लस ब्रेथ, ये क्या हो जाएगा आपका लेंथ प्लस में ब्रेथ, इंटू क्यों कर दिया मैंने, तो 2 इंटू उसकी जो हाइट होगी वो, और इसके अलावा ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो ये क्या आया, ये कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारें, 4 डायमेंशन का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम यहीं पे निकाल लें क्या? आप कहोगे हाँ सर। तो देखिए गौर से, 2h का मान कितना दिया है, आप कहोगे ऊंचाई 3 मीटर है, 3 लिख दीजिए। और इसी प्रकार से लेंथ कितना था, लेंथ आपका 4 था और ब्रेथ 3 था, तो 4 3 7 यहाँ पे हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों, गौर से देखो ये 7 हो गया, हमने क्या कर दिया था 4 3 7 सीधा जोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था लेंथ ब्रेथ, तो हमने जोड़ दिया 7 छंके 42, द्वितीय 6 7 42 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो 42 हो गया। अब देखो ये अभी उत्तर नहीं आया क्योंकि उसने कहा है कि रोगन किए जाने वाले पूरे भाग का कमरे की दीवारों पर भी होना और छत पर भी होना है। तो छत का क्या हो जाएगा, छत के लिए तो भैया वही फॉर्मूला लगेगा, छत का क्षेत्रफल। गौर से समझो, ऐसे ही तो छत होती है हमारी, ऐसे छत होती तो एक लेंथ एक हो जाएगी ब्रेथ, चाहे इसको इस तरह से लेंथ मान लो, इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो। तो लेंथ क्या है 4 है, ठीक है, ब्रेथ कितनी है 3 है, तो 4 3 12, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये छत हो गई, ये क्या हो गई छत, छत का क्षेत्रफल कितना हो गया 12 मीटर हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया प्यारे दोस्तों, ये आपका 12 वर्ग मीटर हो गया। और ये कितना आया था, यहाँ पे 42 वर्ग मीटर हुआ था। तो रोगन किए जाने वाला क्षेत्र कौन सा है, कमरे की चारों दीवारें और छत। तो आप क्या कहोगे, अभीष्ट क्षेत्रफल की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों 42 और 12 दोनों मिलकर के बनाएंगे 54। क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर के 54 बनाएंगे, और 54 आपको ऑप्शन नंबर में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो एक बार फिर से समझो, बात को समझना है। कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2h, कोष्टक में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, यानी 4 डायमेंशन, मैंने 4 दीवार लिख दिया इसको। तो ये इसको हमने सॉल्व किया, 2 गुणा में h हमें 3 दिया था, और लेंथ ब्रेथ कितनी थी 4 3 थी, तो मैंने 4 3 को जोड़ा 7 हो गया, h हमारा 3 और गुणा में 2, तो 6 7 42 मीटर। तो 4 कमरे की जो दीवारें थी उनका क्षेत्रफल आया। अब उसने कहा छत पर भी रोगन करना है, तो तथा छत बोला था ना उसने, तथा छत बोला था, तो छत पर भी करना है। तो छत के लिए हमने क्या लगाया, लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 3 थी, 4 3 12। तो अभीष्ट क्षेत्रफल की बात करें, पूरे रोगन किए जाने वाले क्षेत्रफल की बात करें तो 42 12 54 आपका ऑप्शन नंबर भी एकदम सही है। चलिए तो फिलहाल प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मैंने आपको एक दिन और भी बताया था पिछली क्लास में कि प्यारे दोस्तों अभी मैं कुछ दिनों के लिए अपने जो मूल स्थान है जहाँ से मैं क्लासेस लेता हूँ वहाँ पर नहीं हूँ, मैं 17 तारीख को पहुँच जाऊँगा, ठीक है प्यारे दोस्तों, वहाँ से आपकी क्लासें 17 से चलेंगी। तो फिलहाल अभी ऐसे ही चलती रहेगी, आपकी क्लास नुकसान भी ना हो आप लोगों का, और कुछ क्लासेस मिलती रहें इंपॉर्टेंट तरीके से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना परिवार। यदि क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का प्यारे दोस्तों कोई भी पैसा चार्ज नहीं लगता है। इसके साथ साथ में बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखो प्यारे दोस्तों एक बात आपसे कहनी थी, बुराइयां करने वाले 50 लोग आएंगे। मैंने एक कमेंट बॉक्स देखा तो एक बच्चे ने कमेंट किया था, क्या पढ़ाते हो, ऐसे पढ़ाते हो वैसे पढ़ाते हो। देखो जो मैंने आपसे वादा किया था, मैंने कहा था जैसे ही 20,000 सब्सक्राइबर होंगे मैं आपका जो भी करूँगा, जितने भी मैंने वादे किए आप लोगों से पूरे किए हैं। चाहे मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए थे, फिर 1000 हुए, फिर 2000 हुए, 5000 10,000, इस तरह से 20,000, मैंने जो भी आपसे वादा किया है पूरा किया है। और मैं अपनी पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूँ क्योंकि पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है यार, ठीक है। मैं भी आपकी तरह ही कभी एस्पिरेंट हुआ करता था, यानी तैयारी करने वाला बंदा। मैं भी पढ़ता था कई लोगों से, कई शिक्षकों से मैंने पढ़ा है जो आज महान शिक्षक हैं आज की ऑनलाइन स्टडी में, ठीक है। तो उनका जो भी निचोड़ मिल सकता है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है अपने गुरुजी के आशीर्वाद से,
वो सारी की सारी चीज़ें आपको परोस रहे हैं। बुराई करने वाले 50 लोग आएंगे। कल के कमेंट ने मुझे थोड़ा अंदर से बहुत अजीब सा फील किया था, लेकिन मैंने फिर भी कहा चलिए अपने बच्चे हैं, कुछ भी कह देते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।